हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस पॉलिटी के जो नया प्लेलिस्ट है करंट अफेयर्स का, इसको आगे बढ़ाते हैं। टाइम वेस्ट ना करके आगे बढ़ते हैं। आप लोग धीरे धीरे देखते जाएंगे क्या क्या पॉइंट्स मैं ले रहा हूँ। छोटा छोटा वीडियो होगा और सारा जो करंट इवेंट्स रहेगा पॉलिटी से रिलेटेड हम लोग धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। ओके, सो पहला वाला मैं लेता हूँ। अब देखिए, जो 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये पहला वाला हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 108th अमेंडमेंट को डिस्कस करेंगे और इलेक्शन का न्यूज़ क्या है ये अभी देखते हैं। देखिए, सबसे पहला न्यूज़ है, जो सबसे पहला न्यूज़ है वो क्या है, वो है 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। पहले देखिए, बिल आता है उसके बाद वो एक्ट बनता है। कैसे बनता है आपको पता है, बिल आएगा, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होगा, एक्ट बनेगा। तो 127वां नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो पहले आया था 2020 के टाइम पे, इसको हम थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं। अब ये 105th अमेंडमेंट बनेगा जब ये सिग्नेचर हो जाएगा प्रेसिडेंट का, तो ये 105th अमेंडमेंट बनेगा। तो ये न्यूज़ है कि ये जो बिल है ये लाने का प्रस्ताव है। ठीक है, किसने प्रस्ताव दिया? ये प्रस्ताव दिया मिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर है हमारे, ठीक है, इन्होंने ये प्रस्ताव दिया। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सोशल जस्टिस मिनिस्टर। अभी ये 2020 का घटना है। अभी है क्या ये चीज़, जल्दी से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहले तो इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रोविजन नहीं रहेगा, ये समझ लीजिए। डिटेल्स में आप देख लीजिए कि ये जो 127th बिल आएगा कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का बिल, ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रोविजन, एक्स्ट्रा नया नियम नहीं है। इसमें सिर्फ मॉडिफिकेशन है, चेंजेस है। कैसा चेंजेस है? पहला चेंज आएगा आर्टिकल 338 बी में। ये आर्टिकल 338 बी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा चेंज आएगा, सीधी बात है। ठीक है, नेक्स्ट चेंज आएगा एक थर्ड क्लॉज, मतलब दो क्लॉज पहले से है, एक और क्लॉज। क्लॉज मतलब एक लाइन, सिंपल एक लाइन। ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है, ये जो सारे आर्टिकल लिखा हुआ है 342A, इसमें एक थर्ड क्लॉज घुसेगा। उसके बाद क्या होगा, 366 में 26C ये क्लॉज घुसेगा। इसका मतलब क्या है कि समझ लीजिए एक आर्टिकल ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, आर्टिकल खत्म। उसके बाद अगर कुछ ऐड करना हो, ये जो ऐड कर रहे हैं हम, इसको एक नया लाइन बनाएंगे, एक नया क्लॉज बनाएंगे। सिंपल यही चीज़ है। ठीक है, तो इसको ही हम क्लॉज बोलते हैं। तो यहाँ पे ये चेंज आने वाला है। अभी मैं बोल देता हूँ पहले आर्टिकल 338 बी। आर्टिकल 338 बी एक्चुअली है क्या? ये है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। आपको याद होगा, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, मतलब इसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। सीधी बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इस बॉडी को मिल गया। ये सेंटर में इंपॉर्टेंट अभी एक बॉडी बन गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका नाम आ गया। अभी ये हो गया, तो 338 बी में इसको अमेंडमेंट, थोड़ा चेंजेस आएगा इस आर्टिकल में। उसके बाद एक थर्ड क्लॉज ऐड हो जाएगा। पहले जो दो क्लॉज था वो था, लेकिन अभी एक नया क्लॉज ऐड होने वाला है जो आर्टिकल 342 में होने वाला है। और आर्टिकल 366 में 26C नाम का एक नया क्लॉज ऐड होगा। ठीक है, और आप ये चीज़ याद रखिए कि ये तीनों जो आर्टिकल है ना, 342, 338 और 366, ये सब 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 में ही किया गया था बात इसका। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 342A एक्चुअली है क्या? ये एक्चुअली बोलेगा सिर्फ डेफिनेशन ऑफ SC ST एंड OBC। हु विल बी SC, हु विल बी ST एंड हु विल बी OBC, ये कौन होंगे, तो इनका डेफिनेशन जो है ये 342A में रहने वाला है। ठीक है, 366, आर्टिकल 366 में क्या है, ये ST को डिफाइन करता है, शेड्यूल ट्राइब्स को डिफाइन करता है। ठीक है, ये शेड्यूल कास्ट है, ये शेड्यूल ट्राइब्स है, ये अदर बैकवर्ड क्लासेस है, आपको पता होगा। तो शेड्यूल टाइप्स को डिफाइन करेगा। लेकिन अभी इसमें क्या होगा कि इसके साथ एक क्लॉज ऐड हुआ जो है 26C। इस क्लॉज को, क्लॉज मतलब एक्स्ट्रा लाइन को ऐड कर दिया इसके साथ, मतलब करेगा। अगर ये बिल एक्ट बना तो होगा ना ये सब, तो ये करने का प्रस्ताव है। तो इसमें क्या है कि एसटी के साथ साथ ओबीसी को भी इसमें डिफाइन किया जाए। और कैसे डिफाइन किया जाए? ओबीसी को ऐड किया जाए इसमें, सीधी बात है। लेकिन किस नाम से, किस डेफिनेशन से इसको ऐड किया जाए? सोशली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, सोशली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस बोल के ओबीसी को इसमें नया क्लॉज बना के ऐड किया जाए आर्टिकल 366 में। तो ये सब चेंजेस तो लाने का बात है, लेकिन इसमें एक्चुअली होगा क्या, ये समझिए इसमें एक्चुअली होगा क्या। तो रिजल्ट यही है कि पहले जो राज्य थे, पहले पहले का टाइम पे जो स्टेट्स थे, उनके पास पूरा पावर नहीं था। कौन से चीज़ का? तो ओबीसी को डिफाइन करने का। ओबीसी फाइनली जो डिसीजन आएगा कि स्टेटस ऑफ ओबीसी किसको मिलेगा किसको नहीं, इसका पावर प्रेसिडेंट के पास था।
किसके पास था? प्रेसिडेंट के पास था, प्रेसिडेंट और सेंटर के पास था। लेकिन अभी स्टेट इसका ऑटोनॉमी खुद के पास लेना चाहता है, मतलब ये डिसीजन जो होगा ये स्टेट खुद लेना चाहता है कि हम अपने लिस्ट को, अपने ओबीसी का जो लिस्ट होगा पूरा, वो लिस्ट हम खुद बनाना चाहते हैं जहाँ पे सेंटर कोई इंटरफेयर ना करे। इसके लिए ही ये बिल लाया गया है, इसको एक्ट बनाने का मतलब चेष्टा जो है, कोशिश जो है वो चल रहा है। ठीक है, सो क्या बोला गया है यहाँ पे? अब देखिए, स्टेट विल नॉट हैव टू डिस्कस विद द एनसीबीसी व्हाइल डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ द ओबीसी। इस बात को समझिए, अगर ये एक्ट बना, ये बिल 127th बिल अगर एक्ट बना, कौन सा वाला? 105th अमेंडमेंट एक्ट बना कॉन्स्टिट्यूशन का, तो क्या होगा कि स्टेट्स को पावर मिलेगा थोड़ा खुद का। क्यों? क्योंकि इनको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के साथ इनके साथ डिस्कस मतलब करने का जो मैंडेटरी जो पहले था कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस तो सेंटर में है, तो सेंटर का बॉडी है, तो इसके साथ डिस्कस करके सारा कुछ मतलब करना पड़ता था। ये फाइनल डिसीजन स्टेट के पास लेने का पावर नहीं था। लेकिन अभी डिस्कस नहीं करना पड़ेगा, विल नॉट हैव टू डिस्कस, अगर ये एक्ट बना तो। ये पहला चीज़ है। उसके साथ साथ क्या है कि एवरी स्टेट विल हैव द ऑटोनॉमी, उनके पास एक इंडिपेंडेंस रहेगा सारे स्टेट के पास, टू मेंटेन देयर ओन लिस्ट ऑफ ओबीसी। ओबीसी का खुद का जो स्टेट लिस्ट है वो खुद मेंटेन करे। आपको पता है ना, 3 लिस्ट होते हैं। कौन सा? एक है सेंटर का, सेंटर का नाम जो है वो क्या है? यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट। दूसरा है क्या? स्टेट का स्टेट लिस्ट। और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। तीसरा है कौन सा? कॉन्करेंट लिस्ट, जहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं। तो यूनियन लिस्ट में तो यूनियन सेंट्रल लॉ बनाता है, ये आपको पता है। लेकिन स्टेट लिस्ट जो है, स्टेट लिस्ट में क्या है कि सेंटर के पास एक्स्ट्रा पावर रहता है कि अगर नीड पड़े तो ये इंटरफेयर कर सकते हैं स्टेट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में तो नॉर्मली स्टेट ही लॉ बनाएगा ना, स्टेट का जो पावर है वो तो स्टेट लिस्ट में है। लेकिन सेंटर जो है इस पे इंटरफेयर कर सकते हैं अगर नीड हुआ तो, अगर कोई ज़रूरत पड़ा तो सेंटर मतलब आके इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन इस केस को, ओबीसी के लिस्ट को, ओबीसी के जो लिस्ट है इसको डिफाइन करने के टाइम पे ये मतलब सिक्योर करना कि सेंटर कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, हम लोग अपने इंडिपेंडेंस से हमारा ओबीसी का लिस्ट बना पाए, इसीलिए ये प्रोहिबिशन लाने का कोशिश है। ठीक है, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं रहेगा सेंट्रल लिस्ट का, ये पूरा ऑटोनॉमी बनाएगा। ऑटोनॉमी मतलब ऑटोनोमस पावर दे देगा स्टेट को कि आपका लिस्ट आप खुद बनाइए। ठीक है, यही मेन चीज़ है, आप मार्क करके रखिए, पॉइंट्स को नोट करके रखिए। नेक्स्ट टाइम बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट न्यूज़ पे जल्दी से हम देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। ऐसा ही 108 अमेंडमेंट लाने का भी बात है। ठीक है, 108 अमेंडमेंट अगर ये एक्ट बना तो कौन सा बिल? बिल है वुमेन रिजर्वेशन बिल। वुमेन रिजर्वेशन बिल वुमेन को एक अच्छा दर्जा देने का है, नाम से ही पता चल रहा है आपको। तो वुमेन को एक पोजीशन, एक ज़्यादा एम्पावरमेंट देने के लिए पार्लियामेंट में उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका नंबर बढ़ाने के लिए ये बिल लाने का प्रस्ताव है। किसने रखा है प्रस्ताव? अपोजिशन पार्टी जो है वो, अपोजिशन पार्टी मतलब रूलिंग पार्टी को छोड़कर जो पार्टी है, वो ये डिमांड किया कि विंटर सेशन जो अभी चल रहा है इसमें इसको भी रीइंट्रोड्यूस किया जाए। बात समझ में आई? इस बिल को भी अभी डिस्कस किया जाए विंटर सेशन में, जो जिसका नाम है वुमेन रिजर्वेशन बिल। ठीक है, 108 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ये लाएगा अगर ये एक्ट बना तो इसमें क्या है, नाम से तो आपको क्लियर हो ही गया है इसका मतलब। अभी थोड़ा देख लेते हैं डिटेल्स में। डिटेल्स में देखिए, ये क्या करेगा कि अमेंड करेगा 2 आर्टिकल्स को। 2 आर्टिकल मतलब एक्चुअली 4 आर्टिकल है। एक है आर्टिकल 80, 81 इन दोनों को, और एक है आर्टिकल 170, 171। आप थोड़ा याद करके देखिए, ये इसका जेरोक्स कॉपी है ना स्टेट लेवल पे। अगर आपने पढ़ा है पूरा आर्टिकल्स बार बार तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये पार्लियामेंट का कंपोजिशन है। पार्लियामेंट में कैसे कैसे लोकसभा, राज्यसभा, ये सब कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट। और सेम जेरोक्स कॉपी जो स्टेट लेवल में है वो कौन सा है? स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसका कंपोजिशन 170 और 171 में है। तो इसको ही चेंज करने का बात जो है, अमेंड करने का, चेंज एक्चुअली अमेंड मतलब कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐड करेगा, कुछ मॉडिफाई करेगा, ये सब करने का प्रस्ताव है वुमेन रिजर्वेशन बिल के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं एक्चुअली डिमांड क्या था। डिमांड यही था कि वुमेन को एक अच्छा दर्जा मिले, एक रिजर्वेशन मिले। कहाँ पे? वुमेन शुड गेट द सेम रिजर्वेशन दैट इज 1/3। अब 1/3 मैंने क्यों लिखा है आपको पता है ना? पंचायती राज सिस्टम और म्यूनिसिपलिटी, इन दोनों में, पंचायती राज सिस्टम और म्यूनिसिपलिटी इन दोनों में 1/3 यानी कि 33.33% रिजर्वेशन किनका है? वुमेन का है। सो यही कंडीशन सेम अप्लाई हो कहाँ पे? लोकसभा में, राज्यसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी यही चीज़ क्या है?
कोशिश है इस बिल के थ्रू कि सेम रिजर्वेशन लोकसभा में भी मिले, राज्यसभा में भी मिले और स्टेट लेजिस्लेचर में भी मिले। क्लियर, यही कोशिश है। अब आके देखते हैं, देखिए बात आपको समझ में आ गई। इसके साथ एक छोटा डेटा मैंने लिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपको पता होगा अगर आप पढ़ रहे हैं तो, ये एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कोलोंग स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसने एक रिपोर्ट पब्लिश मतलब एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, हर साल करता है, हम लोग को पता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। और इसमें 2022 में इंडिया का रैंक 135 है आउट ऑफ 146 नेशन। अच्छा वाला नहीं है, लास्ट की तरफ है हम लोग। इसको ही आगे लेके जाने के लिए वुमेन और मेन का इक्वालिटी, वुमेन का एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, फिर पार्लियामेंट पे अगर इन लोगों का दर्जा बढ़ा, इन लोगों का नंबर बढ़ा, इनका ओपिनियन को और ज़्यादा अहमियत दे गई, तो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में इंडिया का जो नाम है वो और रोशन होगा। इंडिया विल गेन अ हायर रैंक, इंडिया विल बी सीन एज अ मोर प्रॉस्परस कंट्री, इजंट इट? यही मेन चीज़ है। और 2021 में यही रैंक जो था वो 140 था, थोड़ा अच्छा हुआ 140 से 135, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि वो मतलब इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में एक अच्छा इम्पैक्ट रखे। तो इसको और आगे ले जाने के लिए इंडिया को ओवरऑल हर तरफ से एक अच्छा नेशन, एक अच्छा इंप्रेशन रखने के लिए ये सारा चीज़ कर रहे हैं, ताकि इंडिया ओवरऑल एक एम्पावर्ड देश बने, जहाँ पे मेन और वुमेन दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करें हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। क्लियर? अब देखिए थोड़ा इलेक्शन की न्यूज़ में हम आते हैं, ये लास्ट पॉइंट है। इलेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, जो जो पॉइंट मैंने लिया है आप एश्योर्ड रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आप सोच भी नहीं सकते, इसीलिए थोड़ा फोकस करके देखिए। पहला इलेक्शन हम देख लेते हैं अभी जो हुआ, पहला हुआ गुजरात, फिर हिमाचल प्रदेश, ये सब तो हुआ। इसका थोड़ा डेटा हम देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। टोटल कितने सीट थे गुजरात इलेक्शन में? 182 सीट, ठीक है। उसमें से बीजेपी तो विनर हुआ, कितना सीट लेके? 156, मैसिव विक्ट्री, है ना? ठीक है। 18th जो सीएम है वो कौन बने? भूपेंद्र रजनीकांत पाटिल, ठीक है, भूपेंद्र रजनीकांत पाटिल। इन्होंने नया सीएम का पद संभाला और रिप्लेस किनको किया? विजय रूपानी जी को, है ना? विजय रूपानी जी पहले थे, इनको रिप्लेस करके भूपेंद्र रजनीकांत पाटिल जी ने नया सीएम का पद संभाला, ठीक है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन। यहाँ पे 68 टोटल सीट है, ठीक है। कांग्रेस ने यहाँ पे बाजी मारी, कांग्रेस ने जीता 40 सीट्स, ओके। सीएम कौन बने? सीएम बने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, नाम याद रखिए, ठीक है। और रिप्लेस किनको किया? जयराम ठाकुर जी को, ओके। अभी देखिए एक और डेटा मैंने यहाँ पे ले लिया है, जो 2023 में, 2023 में जो इलेक्शंस होंगे कितने स्टेट्स में होंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप सोच भी नहीं पाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन, आपको अगर पता नहीं होगा ना मार्क्स लूज कर देंगे, इसलिए थोड़ा देख के जाइए। 2023 में इलेक्शन 9 स्टेट्स में होने वाले हैं, रिसेंट एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना? कौन से स्टेट आप देख रहे हैं? कर्नाटका, नागालैंड, तेलंगाना, मेघालय, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, मिजोरम एंड राजस्थान। यहाँ पे होने वाला है इलेक्शन, ये याद रखिए, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। ऐसे ऐसे शॉर्ट वीडियोस में मैं और भी बहुत सारा करंट अफेयर्स लेता रहूँगा, ताकि आपका पूरा सिलेबस जो करंट अफेयर्स को रिलेटेड, पॉलिटी के करंट अफेयर्स को रिलेटेड धीरे धीरे हो जाए, ठीक है, कवर हो जाएगा, आप यकीन मानिए। थैंक यू।